सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था वर्ण विचार के बारे में। आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 3, जिसका शीर्षक है शब्द विचार। सबसे पहले हम यहाँ पे शब्द क्या होता है वो जानेंगे। एक या एक से अधिक अक्षरों से निर्मित स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं, जैसे कमल, लड़का, वह आदि अन्य शब्द। यानी कि जब एक या एक से अधिक अक्षर को निर्मित यानी कि मिलाया जाता है स्वतंत्र रूप से और जो सार्थक ध्वनि निकलती है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम शब्द कहते हैं। उपयुक्त परिभाषा से निम्नलिखित बातें उभरकर सामने आई। तो सामने यहाँ पे हमें पहला चित्र किसका दिया है, कमल का, दूसरा लड़का। तो अब शब्द में क शब्द में एक या अधिक वर्ण होते हैं और ख ध्वनि समूह सार्थक होना चाहिए और ग शब्द स्वतंत्र होते हैं। तो हमें पहली बात यहाँ पे क्या बताई गई है कि शब्द में एक या एक से अधिक वर्ण होते हैं और ध्वनि समूह कैसा होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए, यानी कि उन समूहों का कुछ ना कुछ अर्थ निकलना चाहिए। और शब्द कैसे होते हैं, शब्द स्वतंत्र होते हैं। अब हम देखेंगे शब्दों के भेद। शब्दों का वर्गीकरण निम्नलिखित 4 प्रकार से किया जाता है। पहला है अर्थ की दृष्टि से, दूसरा व्युत्पत्ति या रचना की दृष्टि से, और तीसरा उत्पत्ति की दृष्टि से, और चौथा रूपांतर की दृष्टि से। तो सबसे पहले हम देखते हैं अर्थ की दृष्टि से शब्द भेद। अब अर्थ की दृष्टि से पहला सार्थक और दूसरा है निरर्थक। अर्थ की दृष्टि से शब्द को 2 भागों में बांटा गया है, सार्थक और निरर्थक। तो सार्थक शब्द कौन से होते हैं, जिन शब्दों से अर्थ का बोध होता है वे सार्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे गुलाब, आँख, कान, कमरा। तो ये क्या है हमारे, ये हमारे सार्थक शब्द है। क्यों, क्योंकि इनसे किसी चीज का बोध हो रहा है, किसी अर्थ का बोध हो रहा है। अब गुलाब से क्या बोला जा रहा है, गुलाब यानी कि कोई फूल, आँख यानी कि हमारे शरीर का अंग, कान हमारे शरीर का अंग, कमरा एक स्थान के बारे में बताया गया है। तो इन सब शब्दों से हमें किसी शब्द के अर्थ का बोध हो रहा है। तो ये क्या है, ये हमारे सार्थक शब्द हैं। अब सार्थक शब्द अनेक प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एकार्थी, अनेकार्थी, विलोम, पर्यायवाची और समरूपी भिन्नार्थक शब्द। सबसे पहले हम देखेंगे एकार्थी शब्द। जिन शब्दों का प्रयोग प्रायः एक ही अर्थ में किया जाता है उन्हें एकार्थी शब्द कहा जाता है, जैसे मेज, घर, फरवरी, डाली। तो ये जो शब्द है इनका एक ही अर्थ प्रकट हो रहा है, यानी कि ये क्या है, ये हमारे एकार्थी शब्द है। ऐसे ही अगला है अनेकार्थी शब्द। जिन शब्दों से एक से अधिक अर्थ निकलते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं, यानी कि वह शब्द अब जिससे अनेक अर्थों का अर्थ प्रकट हो रहा है तो वो क्या है, वो हमारे अनेकार्थी शब्द हैं। जैसे यहाँ पे हमें उदाहरण दिया है, ये शब्द है वर्ण और इसके अनेक अर्थ कौन कौन से हो सकते हैं, अक्षर, रंग, जाति। ऐसे ही चीर का, वस्त्र, रेखा, कनक का, सोना, धतूरा, कर का, हाथ, टैक्स और किरण। तो हमने यहाँ पे देखा कि एक शब्द के अनेक अर्थ हो, जिस शब्द के अनेक अर्थ प्रकट होते हैं उन्हें हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अब अगला है विलोम शब्द। एक दूसरे का उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं, यानी कि वह शब्द जो क्या करते हैं, एक दूसरे का उल्टा अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे यहाँ पे दे रखा है अंधेरा, तो इसका उल्टा अर्थ प्रकट क्या करेगा, उजाला। ऐसे ही कटु का मधुर, कच्चा का पक्का, धनी का निर्धन। ऐसे ही अगला है पर्यायवाची शब्द। जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं, यानी कि जिन शब्दों में अर्थ समान रूप से पाए जाते हैं उन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे आँख, उसके पर्यायवाची शब्द है चक्षु, नयन, नेत्र। इन तीनों का अर्थ क्या है, आँख ही है। इसलिए ये क्या है, ये
पर्यायवाची शब्द हैं। ऐसे ही सिंह का शेर, केसरी वनराज, शिशु का बालक, लड़का, बाल, गाय का गौ, धेनु और सुरभि। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला है समरूपी भिन्नार्थक शब्द। जिन शब्दों का उच्चारण लगभग समान हो परंतु अर्थ भिन्न भिन्न हो उन्हें समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। यानी कि वह शब्द जो उच्चारण में लगभग समान रूप से सुनाई देते हैं, बोलते हैं, लेकिन उनके अर्थ हमेशा भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें हम समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे अंतर, अंदर। अब अंतर का अर्थ क्या है? हृदय, और अंदर का भीतर, लेकिन दोनों बोलने में समान रूप से लग रहे हैं। ऐसे ही जायज, जायद। अब जायज का अर्थ क्या है? उचित, और जायद का अधिक। तो हमने यहाँ पे देखा कि इस प्रकार के शब्द जो उच्चारण में लगभग समान होते हैं लेकिन उनके अर्थ भिन्न भिन्न रूप से होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? समरूपी भिन्नार्थक शब्द। विशेष सार्थक शब्दों का विस्तृत अध्ययन आगे अध्याय में किया जाएगा। अब अगला है निरर्थक शब्द। अब सार्थक शब्दों का जो आपको अध्ययन है वो आगे के अध्याय में आप करेंगे, लेकिन हमें यहाँ पे दिया है निरर्थक शब्द। जिन शब्दों के अर्थ का बोध नहीं होता वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे चे, चै, हल, कल, ये क्या है? ये हमारे निरर्थक शब्द हैं, क्योंकि निरर्थक शब्दों के अर्थ का कोई बोध नहीं होता, इसलिए क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं निरर्थक शब्द। कभी कभी निरर्थक शब्दों का प्रयोग भी सार्थक शब्दों की भांति किया जाता है। जैसे टर, बंद करो। तो यहाँ पे सार्थक शब्दों के साथ किसका प्रयोग किया गया है? निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया गया है, लेकिन टर का कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए ये क्या है? ये हमारे निरर्थक शब्द है। अब अगला है व्युक्ति या रचना की दृष्टि से शब्द भेद। शब्द व्युक्ति और रचना की दृष्टि से 3 भागों में बांटे जाते हैं। कौन कौन से? पहला है रूढ़, दूसरा यौगिक और तीसरा योग रूढ़। तो रूढ़ शब्द वे हैं जिनका कोई भी खंड सार्थक नहीं होता, जो परंपरा से किसी अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, जैसे आदमी, हाथी, लोटा। तो रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? जिनका सार्थक खंड नहीं किया जा सकता, तो वो हमारे रूढ़ शब्द होते हैं और उनका परंपरा से किसी न किसी अर्थ के लिए प्रयोग हो रहा है। जैसे आदमी यानी कि मनुष्य, हाथी यानी कि कोई पशु, लोटा यानी कि कोई वस्तु। ऐसे ही अगला है यौगिक। अब वे शब्द जो 2 सार्थक शब्दों के योग से बने हो उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे पाठ जमा शाला, पाठशाला। ऐसे ही हिम जमा आलय, हिमालय। तो यौगिक शब्द कौन से होते हैं? जो 2 सार्थक शब्दों के योग से यानी कि मेल से बनते हैं, वो हमारे यौगिक शब्द कहलाते हैं। अब जैसे पाठ और शाला, पाठ का भी अपना अर्थ है और शाला का भी अपना अर्थ है, तो दोनों क्या है? सार्थक शब्द हैं और इनके मेल से किसकी उत्पत्ति हुई? पाठशाला शब्द की उत्पत्ति हुई। अब अगला है योग रूढ़। जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने हो लेकिन शब्द खंडों से विशेष अर्थ प्रकट करते हो, जैसे पंकज, नीलकंठ, जलज। तो वैसे वो शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं लेकिन जब उनका खंड किया जाता है तो उनसे वो अपने खंड से विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पंकज, पंख जमा ज, पंख से उत्पन्न होने वाला, लेकिन उसका अर्थ क्या होता है? कमल। अब अगला है उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द भेद। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द भेद कितने हैं? 4 भेद हैं। पहला है तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज और चौथा विदेशज। तो तत्सम संस्कृत के वे शब्द जिनका प्रयोग हिंदी से बिना किसी परिवर्तन के मूल स्वरूप में ही होता है, तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि, जीवन, आकाश, यानी कि संस्कृत के वह शब्द जिनका प्रयोग हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन के किया जा रहा है, उन शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। अब अगला है तद्भव। संस्कृत के वे शब्द जिनका हिंदी स्वरूप परिवर्तन हो गया है, तद्भव शब्द कहलाते हैं। अब संस्कृत के उन शब्दों की बात हो रही है जिनका हिंदी में रूप बदल गया है, जैसे गौ से
गाय, दंत से दांत, आम्र से आम। तो ये क्या है, ये हमारे तद्भव शब्द हैं। अब अगला है देशज। जो शब्द क्षेत्रीय प्रभाव के कारण बोलचाल में बने हैं और हिंदी में अपना लिए गए हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। यानी कि कुछ क्षेत्रों के प्रभाव से कुछ ऐसे शब्द जो बोलचाल से बने हैं, बोलचाल के रूप में आए हैं और उसे हिंदी भाषा ने अपना लिया है, उन शब्दों को हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे छाती, खोट, पेट आदि अन्य शब्द। अब अगला है विदेशज शब्द। हिंदी के वे शब्द जो विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं, विदेशज शब्द कहलाते हैं। स्टेशन, पुलिस आदि ये सब क्या है, ये हमारे विदेशज शब्द हैं, क्योंकि ये विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए हैं। ऐसे ही अरबी के तारीख, अदालत, कर्ज, किताब, कलई, फारसी के चश्मा, आराम, आमदनी आदि अन्य शब्द। अंग्रेजी से कॉलेज, रेल, स्कूल आदि अन्य शब्द। तुर्की से कैची, लाश, खंजाची, कुर्ता, चाकू आदि अन्य शब्द। ऐसे ही पुर्तगाली से फीता, अलमारी, किरानी आदि अन्य शब्द। फ्रांसीसी से अंग्रेजी, कर्फ्यू, बिगुल, कारतूस, कूपन आदि अन्य शब्द। अब अगला है रूपांतर की दृष्टि से शब्द भेद। अब रूपांतर की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं, दो। कौन कौन से, विकारी और अविकारी। तो विकारी शब्द कौन से होते हैं, विकारी उस शब्द को कहते हैं जिसका रूप, लिंग, वचन, कारक व क्रिया के अनुसार बदलता है। यानी कि वह शब्द जो किसके कारण, लिंग, वचन, कारक और क्रिया के अनुसार बदल जाता है, तो उन शब्दों को हम विकारी शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण दिया है, लड़का पढ़ रहा है, लड़का दौड़ रहा है, लड़की पढ़ रही है, लड़के दौड़ रहे हैं। तो यहाँ पे लिंग के आधार पर हमने देखा, लड़का पढ़ रहा है, लड़की पढ़ रही है, तो यहाँ पे परिवर्तन हुआ शब्दों में। ऐसे ही वचन के आधार पर परिवर्तन, लड़का दौड़ रहा है, लड़के दौड़ रहे हैं। अगर एक लड़का दौड़ रहा है तो यहाँ लिखा गया है लड़का। ऐसे ही अगर एक से अधिक लड़के दौड़ रहे हैं तो लड़के दौड़ रहे हैं। ऐसे ही कारक के आधार पर परिवर्तन, लड़कों के लिए आम लाओ, लड़के के लिए आम लाओ। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया सारे क्या हैं, जितने भी संज्ञा के शब्द हैं, सर्वनाम के शब्द हैं, विशेषण के शब्द हैं या क्रिया के जितने भी शब्द हैं, वो सारे विकारी शब्द कहलाते हैं। अब अगला है अविकारी। अविकारी शब्द उसे कहते हैं जिसका रूप, लिंग, वचन, कारक व क्रिया के अनुसार नहीं बदलता है। यहाँ लड़का बैठा है, यहाँ लड़की बैठी है, यहाँ लड़के बैठे हैं, यहाँ लड़कों को बैठाओ। तो हमने जो ये यहाँ शब्द है, हमने देखा कि ना तो उसमें लिंग के आधार पर, ना वचन के आधार पर, ना ही कारक के आधार पर किसी भी प्रकार का परिवर्तन हुआ। यहाँ पे हर वाक्य में यहाँ शब्द का प्रयोग सेम तरीके से, समान तरीके से प्रयोग किया गया है। इसे अव्यय भी कहते हैं। क्रिया विशेषण, संबोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक अविकारी शब्द हैं। हमने देखा रूपांतरण की दृष्टि से शब्द भेद, विकारी और अविकारी। अब विकारी शब्द कौन कौन से थे, संज्ञा के शब्द हो गए, सर्वनाम के शब्द, विशेषण के शब्द और क्रिया के शब्द क्या हैं, हमारे विकारी शब्द हैं। और वही क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और क्रिया बोधक कौन से शब्द हैं हमारे, ये हमारे अविकारी शब्द हैं। इसी के साथ आज का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।